हाय क्लासमेट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कार्बन एंड इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्लास का 9th का जो हमारा चैप्टर है 11th, हम उसके बारे में पढ़ेंगे 13th। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे क्रिस्टलाइज फॉर्म, नॉन क्रिस्टलाइज फॉर्म, व्हाट इज एन एलिमेंट, व्हाट इज एन कंपाउंड, डीएनए का फुल फॉर्म, आरएनए का फुल फॉर्म और भी बहुत कुछ, नॉन क्रिस्टलाइजेशन के टाइप्स और बहुत कुछ ऐसे हम पढ़ेंगे और भी बहुत सेंसेशनल टॉपिक्स है। अगर आपको वीडियो में कुछ भी प्रॉब्लम हो, अगर कोई भी आपको समझ में ना आए तो मुझे कमेंट कर देना। आई एम प्रीटी श्योर दैट आपको जो है रिप्लाई कर दूंगा। बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ। मैं आपको मेरे नोट्स की तरफ लेके चलूंगा, तो आप भी जो है नोट्स जो है वो नोट डाउन कर लेना एक बाय एक। और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे जो मैं आपको टेक्स्ट बुक के थ्रू समझाऊंगा, जो आपको अंडरलाइन करने होंगे क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो आपके फिलिंग द ब्लैंक्स या फिर आपके क्वेश्चन आंसर्स में जरूर आ सकते हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पेंसिल पेन ठीक है। शुड बिगिंस इन 1 2 3 गो। गाइस, हम अभी बात करते हैं कार्बन चैप्टर के बारे में। जैसे कि मैंने बोला था, एलिमेंट और कंपाउंड, एलिमेंट कंपाउंड और कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको मार्क करनी है एज ए इंपॉर्टेंट जो चीज़ है हमारी। व्हाट इज एन एलिमेंट? एलिमेंट जो होता है वो बेसिकली अ सब्सटेंस विच कैनॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू 2 और मोर पीसेस इज नोन टू बी एज एलिमेंट। एक ऐसी चीज़ जो 2 या फिर 3 सब्सटेंस को ब्रोक डाउन नहीं करती है तो हम उसे एक एलिमेंट कहते हैं। और वेर एज जो व्हाट इज एन कंपाउंड, कंपाउंड में जो होता है क्या होता है, एक ऐसी चीज़ जो 2 या फिर 3 केमिकल रिएक्शन से जो बनती है उसे हम कहते हैं कंपाउंड। ऐसी चीज़ जो आफ्टर रिएक्शन 2 या फिर 3 रिएक्शन के बाद जो चीज़ बनती है, 2 या फिर 3 केमिकल के बाद तो जो चीज़ बनती है उसे हम कहते हैं कंपाउंड। ठीक है। अभी कार्बन के बारे में, द एलिमेंट कार्बन इज अवेलेबल अबंटली इन द नेचर एंड ऑकरेंस इन फ्री एज वेल एज इन कंबाइंड स्टेट। जो हमारा कार्बन है वो देखा रहेगा आपने कि फाइबर में, कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमारे डे टू डे चीज़ों में हम कार्बन को फील कर सकते हैं, हम उन्हें देख सकते हैं। कार्बन ऐसी चीज़ों में रहता है, ठीक है। और वेर एज कोई कोई ऐसी चीज़ें रहती है जो कंबाइंड स्टेट में भी रहती है, जैसे कि कार्बन और ऐसी चीज़ें हैं, मैंने एग्जाम्पल्स में लिखी है, वो अभी मुझे एक बार देखना पड़ेगा। जैसे कि कार्बोनेट है, न्यूट्रिएंट्स है, कैल्शियम है, तो ऐसे उन सब में भी कार्बन रहता ही है, ठीक है। अभी हम देखें सिंबल ऑफ कार्बन। कार्बन का जो सिंबल होता है वो होता है कैपिटल सी, ठीक है। उसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल सी से। और जो उनका एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है 6, ठीक है। जो मतलब उनका जो एक प्रोटॉन का जो नंबर होता है उनका, जिन्हें हम एटॉमिक नंबर कहते हैं, वो होता है 6। और जो एटॉमिक मास होता है, मतलब वेट जो होता है उस एटम का, जो मास होता है उसे हम वो 12 का होता है। और जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है, मतलब नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू बी गिवन, जैसे कि हमें कभी चोट वगैरह लगती है, तो जैसे कि अभी ये मेरी स्किन है, ठीक है। अगर यहाँ पे इस इतने पर्टिकुलर पार्ट में अगर हमें लगती है या फिर ये पार्ट छिल जाता है तो ये वापस से रिकवर हो जाता है ना, तो वो ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की वजह से होता है। जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो कुछ कुछ अपना जो पार्ट है वो उस घायल चोट को जो है वो उसे देते हैं, ताकि वो जो है एटम या फिर वो जो सेल है वो और इंक्रीज हो, ठीक है। तो उसकी जो वैल्यू होती है वो 2 और 4 होती है। और वैलेंसी जो है, मतलब नंबर ऑफ कंबाइनिंग द एटम्स, ठीक है, वो होता है 4। एंड कार्बन इज अ नॉन मेटेलिक एलिमेंट, ठीक है। ये हमने देख लिया 2 मिनट गाइस, ओके। अभी हम दूसरे चीज़ में बढ़ते हैं। जैसे कि कंपाउंड ऑब्टेन्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स आर नोन टू बी एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आप अपने बुक में देख लो, क्या मेरी इसमें गिचमिड है। मैं आपको अभी समझा। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड बेसिकली होता क्या, ऑर्गेनिक और नॉन इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो कैसे रहते हैं, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली जो चीज़ें प्लांट्स या फिर एनिमल्स से हमें मिलती है उसे हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। और वेराज यहाँ पे दूसरा हमें दिया है, कंपाउंड ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल्स आर नोन टू बी एज इनऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे कि कुछ कुछ कंपाउंड ऐसे रहते हैं जो अगर मिनरल्स से मिलते हैं हमें तो वो होते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। कार्बन इज द मेन एलिमेंट इवन इन सेल्यूलर डीएनए। मैं यहाँ पे होगा इस कार्बन इज द मेन एलिमेंट। कार्बन इज द मेन एलिमेंट इवन इन सेल्यूलर डीएनए और आरएनए। हाँ गाइस, अभी हम देखेंगे ऑकरेंस ऑफ कार्बन, ठीक है। ऑकरेंस ऑफ कार्बन, बेसिकली कार्बन दिखता कैसा है हम इसमें देखेंगे। द नेम कार्बन जो है वो बेसिकली एक लैटिन वर्ड है, कार्बन मीन्स कोल, ठीक है। और जो कार्बन जो होता है वो फ्री स्टेट और कंपाउंड स्टेट, कंबाइंड स्टेट में भी बनता रहता है, जैसे कि मैंने आपको बोला था। और कंबाइंड स्टेट में जो कार्बन रहता है वो कैसे रहता है, कैल्शियम कार्बोनेट में भी कार्बन रहता है, मार्बल में, कैल्शियम में, फॉसिल फ्यूल्स में जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स या फिर कॉटन वूल सिल्क, इसमें भी हमारा कार्बन रहता ही रहता है, ठीक है।
और बाकी का है प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, ठीक है। अब ये जो है प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन वगैरह ये मैं आपको मेरे नोट्स सो हाँ गाइस, हम अभी नोट्स पे आ गए हैं। हम देखेंगे अभी एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। अभी एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन मीन्स बेसिकली हमारी बुक में भी दिया है, सम एलिमेंट्स ऑकर इन नेचर, ठीक है, जिसका जो केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होता है वो सेम या फिर इरेगुलर भी रहता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, ठीक है। और एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन में बेसिकली कार्बन का जो एलोट्रॉफिक नेचर जो होता है वो बेसिकली 3 टाइप का रहता है। डायमंड डायमंड है और ग्रेफाइट है और हमारा फ्लोरेंस है। मैंने दूसरे पेज पे लिखा फ्लोरेंस, ठीक है, और फ्लोरेंस है, ठीक है। और अभी हम बेसिकली क्रिस्टलाइन फॉर्म के बारे में मैं आपको बताऊं तो क्रिस्टलाइज फॉर्म मतलब सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ एटम। जो उनका एटमिक अरेंजमेंट होता है वो एकदम सिस्टमैटिकली रहता है, ठीक है। उनका हाई मेल्टिंग या फिर बॉइलिंग पॉइंट रहता है। और जो क्रिस्टलाइन और जो हमारा क्रिस्टलाइन फॉर्म जो होता है वो एक ज्योमेट्रिकल शेप में रहता है। मतलब एक अच्छा सा स्ट्रक्चर, जैसे कि आपने डायमंड का स्ट्रक्चर देखा रहेगा, हमारे टेक्स्ट बुक में भी है फिगर 13.1, तो वैसे कुछ ज्योमेट्रिकल शेप देता है वो, ठीक है। सो अभी डायमंड हम देखें तो डायमंड क्या है, मेनली फाउंड इन इंडिया, ठीक है। डायमंड हम इंडिया में भी मिलता है, ठीक है, कर्नाटका, MP और फॉरेन में भी मिलता है, ठीक है, बट मेनली यहाँ पे इंडिया में भी मिलता है, ठीक है। और जो डायमंड का स्ट्रक्चर कैसे रहता है कि डायमंड का जो कार्बन एटम जो है उसका हर एटम कार्बन का वो 4 बॉन्ड ऑफ कन्वेंट बॉन्ड से वो कोवेलेंट बॉन्ड से वो बना हुआ है, ठीक है। हमारे टेक्स्ट बुक में जो है उसका डायग्राम हमें दिया है, मैं आपको बताता हूँ। ये देखो, तो ये जो है आप एक बार देख लो, जो है ये देखो 4, 1 2 3 4 या फिर 1 2 3 4 वो ऐसे मिलके बना हुआ है, ठीक है। जैसे कि हमारे टेक्स्ट बुक में भी लिखा है दे आर फोर टू बॉन्ड बाय कन्वेंट बॉन्ड्स देयर स्ट्रक्चर्स मेक्स द डायमंड टू हार्ड। तो अभी ये जो बॉन्ड का जो है कन्वेंट बॉन्ड्स के मदद से जो कार्बन जो बॉन्ड बनाता है 4 4 का, तो उसके मदद से जो है डायमंड जो है वो बहुत एक हार्ड स्ट्रक्चर हो जाता है उसकी वजह से। और अभी हम हमारे दूसरे पॉइंट पर आते हैं, जैसे कि हमारा जो है ग्लास, ये डायमंड कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। ग्लास कटिंग, रॉक ड्रिलिंग मशीन्स, ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी, या फिर इसमें हम सब डायमंड यूज़ करते हैं, ठीक है। हम डायमंड के गहने वगैरह ऐसे बनते हैं, जो ज्वेलरी, ऑर्नामेंट्स ऐसे। और जो हमारे डायमंड के जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं, तो डायमंड की जो डेंसिटी होती है वो होती है 3.5 किलोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर, क्यूबिक स्क्वायर, क्यूबिक सेंटीमीटर क्यूब। और जो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट रहता है वो रहता है 3500 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या है, मतलब कि जब हम डायमंड को अगर मेल्ट करना चाहे तो हमें कम से कम जो हीट है वो 3500 डिग्री सेल्सियस की हमें हीट चाहिए, तब जाके डायमंड हमारा है बॉयल होता है, ठीक है। और जो डायमंड जब 800 डिग्री सेल्सियस पे जब वो बॉयल होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, वो CO2 रिलीज करता है, और कोई भी सबसे केमिकल रिलीज नहीं करता है सिवाय CO2, ठीक है। और डायमंड जो है वो कभी भी डिसॉल्व किस में भी डिसॉल्व नहीं होता है, वो उसका एसिड या फिर बेस में इतना कोई रिएक्शन नहीं रहता है, ठीक है। तो इसके लिए डायमंड बहुत एक हार्ड सब्सटेंस होता है गाइस, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ रही है। ये जो ये पॉइंट्स जो है ये समझ में आ रहे हैं। हम अभी आगे पढ़ेंगे ग्रेफाइट का, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे ग्रेफाइट के बारे में। सो ग्रेफाइट जो होता है वो मेनली कहाँ पे, इंडिया में भी मिलता है, हमें रशिया में, न्यूजीलैंड में, अमेरिका में, हमें यहाँ पे अलग अलग जगह पे जो है वो ग्रेफाइट जो है वो मिलता है, ठीक है। ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर होता है वो एटॉमिक स्ट्रक्चर देख लो आप, यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है। एटॉमिक स्ट्रक्चर उनका ऐसा है, या फिर आपकी बुक में भी है, वो 13.3 फिगर है, और तो आप उसमें भी देख सकते हो। और जो ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा रहता है, 3 3 का स्ट्रक्चर रहता है। जैसे कि हमने डायमंड में पढ़ा था 4 4 का स्ट्रक्चर रहता है, यहाँ पे उनका 3 3 का स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है। बाय कन्वेल्ट बॉन्ड की मदद से वो 3 3 या फिर जैसे 4 4 के बॉन्ड्स बनाते हैं, ठीक है। सो ग्रेफाइट इज मेनली मेड ऑफ मेनी शीट्स और लेयर्स ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है। ये जो है हमारा यहाँ पे डायग्राम, मैं फोटो बताने की आपको कोशिश करता हूँ। फोटो, ये गाइस यहाँ पे फोटो दिख सकती है आपको, ये ऐसी फोटो है। सो ये इनों का जो लेयर्स होता है ना वो एकदम मतलब बहुत थिन रहता है, ठीक है। और एकदम बहुत प्रेशर से उनको मतलब उनकी जो लेयर्स है बनाई जाती है, और हर लेयर को एक नाम दिया जाता है। उनका नाम रहता है ग्रेफीन, ठीक है। ग्रेफीन उनका नाम रहता है लेयर का, ठीक है। और प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेफीन मतलब जो है प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेफीन हम अभी पढ़ेंगे। सो ये जो ग्रेफीन होता है वो बहुत एक काला रहता है, ठीक है, सॉफ्ट रहता है, ब्रिटल रहता है, स्लिपरी बहुत रहता है, हाथ से जल्दी फिसल सकता है ये। सो इसी के साथ हमारा ये सेकंड कंसेप्ट भी पूरा होता है। और इसमें इसका बॉइलिंग वगैरह तो पॉइंट दिया हुआ नहीं है, क्योंकि ये प्रेशर से अप्लाई होता है, और इसका बॉइलिंग पॉइंट वगैरह बेसिकली इसको इतना बॉइल करते नहीं है, ठीक है। और दूसरा हम देखेंगे फ्लूरेंस के बारे में, ठीक है। अभी फ्लूरेंस बेसिकली ये जो है बहुत मतलब मुश्किल से फाउंड होता है नेचर में, ठीक है। ये बहुत कम है हमारी अर्थ पे,
और ये बेसिकली कहाँ पे सूट में सूट जो होता है ब्लैक पाउडर, या फिर हम कोई भी चीज़ को अगर जलाएंगे जो उनका पाउडर निकलता है, या फिर चिमनी में, आपके घर पे चिमनी वगैरह होगी, तो उसमें जो होता है जो पाउडर वगैरह डस्ट जो निकलती है ब्लैक डस्ट, उसे हम सूट कहते हैं। ठीक है, तो कभी भी आप याद रख लेना, ऐसे आपको याद भी रह जाएगा। और या फिर इंटरस्टेलर स्पेसेस में, मतलब गैप बिटवीन दी स्टार्स, जिसको हम इंटरस्टेलर्स कहते हैं। ठीक है, ये फ्लूरेंस जो है वो यहाँ पे फाउंड होता है। ठीक है, ब्लैकमाइंस्टर्स फ्लूरेंस 6C60, ये हमारा एक एग्जाम्पल है ऑफ फ्लूरेन। ठीक है, और अभी जो है ये जो था ये समरी हम अभी इसका सब पढ़ेंगे। हमने जो तीन कॉन्सेप्ट पढ़े थे, डायमंड, फ्लूरेंस, ग्रेफाइट, हम अभी इसका समरी पढ़ेंगे। तो हमारी समरी जो है वो क्या कहती है, आप भी एक बार समरी जो है आप बना लीजिए ताकि आपके लिए भी हेल्पफुल रहेगा। सो हमने समरी में क्या देखा, क्रिस्टलाइन फॉर्म। ठीक है, क्रिस्टलाइन फॉर्म आखिर होता क्या है, डेफिनेट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, उनका हाई बॉइलिंग पॉइंट वगैरह रहता है, जिन्हें हम क्रिस्टलाइन फॉर्म कहते हैं। ठीक है, और जो कार्बन रहता है उनका क्रिस्टलाइन फॉर्म 3 टाइप के रहते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट, फ्लूरेंस। ठीक है, ये इनका क्रिस्टलाइज फॉर्म होता है जो अभी हमने पढ़ा था। सो गाइस, अभी हमारा क्रिस्टलाइज फॉर्म तो हो गया, अभी हम नॉन क्रिस्टलाइज फॉर्म करेंगे। ये हमारा नॉन क्रिस्टलाइज फॉर्म है। सो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो सब्सक्राइब कर देना। कोई भी डाउट हो या फिर चैप्टर के बारे में, मैं आपको ये चैनल पे बताते रहूँगा, कुछ कुछ फैक्ट्स, कुछ कुछ टिप्स ये चैनल पे आपको दिखते रहेगी। मैं आपके लिए फुल मेहनत करूँगा और आपके लिए ऐसी टॉप वीडियोज़ मैं आपके लिए लेके आऊँगा, और जो हमारा कंटेंट है वो हर टाइम में इंप्रूव करने की कोशिश करूँगा। एज इट इज़ ये हमारा नवा चैनल है, तो बी श्योर टू सब्सक्राइब और हमें फॉलो कीजिए ताकि आपको हमारे ऐसे वीडियोज़ देखने को मिले और कुछ अच्छा सा टॉपिक आपको मिले, एक हाई कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट आपको मिले। सो अभी हम पढ़ते हैं हमारा सेकेंड टॉपिक, नॉन क्रिस्टलाइज फॉर्म। ज़्यादा नहीं बाकी है, थोड़ा ही बाकी है। कितना पेज है, इतना ही पेज बाकी है, एक ही पेज बाकी है, आप अपने बुक में देख सकते हो, बस एक पेज बाकी है। और लिटरली हमने कुछ ही टाइम में कवर कर लिया, अंडर 10 मिनट्स। सो आगे बढ़ते क्या होता है। सो गाइस, अभी हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कंसेप्ट पे, नॉन क्रिस्टलाइज फॉर्म, जहाँ पे हमारा अरेंजमेंट ऑफ एटम्स जो रहता है वो एक सिस्टमैटिकली फॉर्म नहीं होता है। जिसमें हमारा पहला आता है कोल। कोल जो है एक फॉसिल फ्यूल है जो विच कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर। ठीक है, याद कर लेना, मैंने भी याद किया, बिना देखे बोला है। और कोल्स के बेसिकली 3 टाइप होते हैं, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनियस कोल और एंथ्रासिट। ठीक है, ये इनों के 4 स्टेजेस रहते हैं, 1 2 3 4 स्टेजेस रहते हैं इनों के। जहाँ पे पीट जो है, अभी यहाँ पे एक स्टेज रहती है, जैसे कि अभी कोल जो है फाइनली बनता कैसे वो हमें पता चलेगा, कोल की स्टेजेस पता चलेगी हमें। सो बहुत ईजी है, मैं बहुत ईजी लेके चल रहा हूँ। सो हम पहले देखेंगे पीट। पीट क्या होता है, जब 60% ऑफ कार्बन, और पीट जब रहता है तो उसमें 60% ऑफ कार्बन रहता है, बाकी सब वाटर रहता है, हाई प्रोपोर्शन में, एक बहुत लार्ज अमाउंट में पानी रहता है उसमें। ठीक है, और 60% जो है वो हमारा कार्बन रहता है। और जहाँ पे लिग्नाइट जो है, जहाँ पे 70 से 60% का है जो है हमारा कार्बन रहता है। ये क्यों होता है, क्योंकि जब धरती का जो प्रेशर है, जो हमारा अर्थ का जो प्रेशर है, वो जब बढ़ता है और जब टेम्परेचर राइज होता है इनसाइड दी अर्थ, तो ये हमारा जो है 60 से 70% ऑफ कार्बन जब होता है, यूज होता है। और बिटुमिनियस कोल जो है, विच कंटेन्स 70 to 19% ऑफ कार्बन ड्यू टू प्रेशर एंड टेम्परेचर चेंजेस, एंड एंथ्रासिट्स विच कंटेन्स 95% ऑफ कार्बन। ठीक है, तो ये स्टेजेस है कि जब कोल फॉर्म होता है तो उसकी पहली स्टेज जो होती है वो पीट रहती है। तो पीट में 60% कार्बन, और लिग्नाइट में 60 से 70% कार्बन, बिटुमिनियस में 70 to 90%, और वेरएस एंथ्रासिट्स में 95% ऑफ कार्बन। ठीक है, बहुत इजी लेके चल रहा हूँ मैं, ये चैप्टर तो अभी खत्म हो जाएगा, ऐसे ही लगता है। सो गाइज, मैं नोट्स तो अभी तक यहाँ तक ही लिखे, और आगे का क्या बहुत ईजी है तो मैं आपको बुक में ही समझा दूंगा। ठीक है, मैं बहुत ईजी लेके चल रहा हूँ। अभी हमारा आगे का कंसेप्ट क्या आप देख लो, हमारा आगे का कंसेप्ट देखो, यहाँ पे हमें पीट वगैरह के स्ट्रक्चर्स भी दिए, ठीक है, फोटोज भी दिए, आपके काम आएंगे। सो अभी हम देखेंगे चारकोल, यहाँ पे देख लो चारकोल। तो चारकोल जो होता है, 2 टाइप के चारकोल होते हैं, एक तो जो एनिमल से फॉर्म होते हैं, या फिर एक दूसरा जो प्लांट से फॉर्म होते हैं। ठीक है, सो जो हमारा कोल है वो क्यों यूज़ होता है, फैक्ट्रीज में यूज़ होता है, गैस में, टार में, कोल टार में, मतलब डांबर में, जिसे हम कोल टार भी कहते हैं, ऐसी ऐसी जगह पे कोल जो है वो यूज़ होता है। और तीसरा जो है वो कोक है। द कोक मीन्स प्योर फॉर्म ऑफ कोल इज नोन टू बी एज कोक। ठीक है, एंड यूजेज ऑफ कोल मीन्स डोमेस्टिक फ्यूल्स, कोक इज यूज इन रिड्यूसिंग एजेंट्स, या फिर और ऐसे वाटर गैसेस वगैरह, ऐसे हमारे कोल यूज़ होते हैं। ठीक है,